नेशनल क्राइम ब्यूरो के अकॉर्डिंगली हर दिन 28 लोग सुसाइड करते हैं। अभी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर टेंस रहते हैं। तो आपको क्या लगता है वो क्यों, क्या ऐसी चीजें उनके साथ होती है जिस वजह से वो ये सारी चीजें फेस करते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तनाव भरा माहौल में रहते हैं या फिर वो स्ट्रेस फील करते हैं। तो क्या स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, गलत चीजें करने लगते हैं? आज हम मेंटल हेल्थ पे बात करने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग जो हमसे जुड़े हैं या जो ये वीडियो देखेंगे, उनके माइंड में पहले ये चीज़ आएगा कि मेंटल हेल्थ एक्चुअली में क्या होता है, या फिर वो उन्होंने अपने दिमाग में परसेप्शन बना के रखे होंगे कि लाइक जिसका मानसिक संतुलन खराब होता है या वो एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा होता है, तो उसे मेंटल हेल्थ कहा जाता है। तो एज़ आप ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं कि लाइक बहुत सारे मैंने पढ़ा है कि सामान्य लोग भी मेंटल हेल्थ का शिकार बनते हैं। तो आप बताइए कि एक्चुअल में मेंटल हेल्थ क्या है, ताकि हमारे जो भी लोग व्यूअर्स हैं, उनको पता चल सके कि मेंटल हेल्थ किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये क्वेश्चंस एकदम राइट है। अगर हम देखने जाएँ तो जैसे आपने बोला कि एबनॉर्मल बिहेव करते हैं या फिर मानसिक संतुलन जिसका बिगड़ा हुआ होता है, हम उसको भी मेंटल हेल्थ बोल सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो मेंटल हेल्थ जो होता है वो होता है हमारा इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेल-बीइंग। ओके, वो शामिल होता है उसके साथ। जो हमारे सोचने की क्षमता होती है, महसूस करने की जो क्षमता होती है, हमारी कार्य प्रणाली जो होती है, उसको करने की जो क्षमता होती है, उसको ज़्यादा प्रभावित करता है, मतलब कि इफ़ेक्ट करता है। तो जब ये सारी चीज़ें हमारे एज़ अ डेली रूटीन में ये इफ़ेक्ट करने लगती है, तब हमारा मानसिक संतुलन जो होता है, वो थोड़ा-थोड़ा मतलब कि डैमेज होना स्टार्ट होता है। ज़्यादातर लोगों में ये चीज़ें होती है कि नहीं, ये इंसान सडनली गुस्सा कर रहा है, बस ऐसे ही कर रहा है, 1 दिन गुस्सा कर रहा है, 2 दिन गुस्सा कर रहा है, तीसरे दिन नॉर्मल है, फिर उसका नॉर्मल बिहेवियर है, हम उसको मेंटल हेल्थ नहीं बोल सकते। अगर कंटिन्यूअसली उसके सारे ये चीज़ें अगर दिख रही है, तो ही हम उसको बोल सकते हैं कि ओके, इसका मेंटल जो स्टेटस है, मेंटल हेल्थ है, उसका मतलब कि डैमेज हुई है, उसको हम मेंटल हेल्थ बोल सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें जिसमें सबसे पहले होता है इमोशनल, साइकोलॉजिकल और जो सोशल वेल-बीइंग है, वो शामिल होना चाहिए। ये तीनों फैक्टर इफ़ेक्ट होने चाहिए, या फिर तीनों में से कोई एक फैक्टर ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, तो भी हम उसको मेंशन कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से मैम आपने एक्सप्लेन किया मेंटल हेल्थ को। दूसरा मैं ये पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनको पता है कि मेंटल हेल्थ क्या है। तो वो लोग जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो कुछ लोग ये चीज़ बोलते हैं, "अरे! ये तो साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है, ये पागल हो गया है।" तो क्या वो चीज़ को लेकर भी लोग बहुत ही ये महसूस करते हैं, ये छुपाते हैं अपनी बातें कि मुझे नहीं बताना कि मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। तो क्या वो लोग जो ऐसा कहते हैं कि ये पागल है, पागल हो गया है, इस वज़ह से तो ये जा रहा है डॉक्टर को दिखाने। तो क्या ये परसेप्शन, ये मिथ्या, ये सही होना चाहिए? क्या एज़ अ जो पेशेंट है, उसको ये फ़ील करवाया जाता है कि वो पागल है? एक्चुअल में देखा जाए तो ये चीज़ गलत है। अगर आप जैसे कि अगर हमको फ़ीवर है, सर्दी-जुकाम है, तो हम डेफ़िनेटली विदाउट मतलब कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं, ओके, मुझे जुकाम हुआ है, मुझे ये हुआ है। तो आप अपनी मेंटल हेल्थ को क्यों ऐसे मतलब कि छुपाते हो? मेरा सबसे पहले तो ये होता है, अगर आपको कोई इश्यूज़ आ रहे हैं मेंटल हेल्थ रिगार्डिंग, या फिर आपके पता है कि मेरे डेली रूटीन में मुझे दिक्कत आ रही है, मेरा मतलब कि मेंटली मुझे स्ट्रेस हो रहा है या फिर कोई अदर मेंटल इफ़ेक्ट हो रहा है, तो आपको ये सारी चीज़ें छुपानी नहीं चाहिए। अगर हम देखने जाइए तो कंपैरिज़न टू इंडिया, जो हमारा है, उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है कि लोग चीज़ों को छुपाते हैं। एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, एक थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, तो वो लोग बताते नहीं है कि मैं इनके पास जा रहा हूँ, मेरी ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रही है। मैं ये बताना चाहूँगी कि आप कॉन्फिडेंटली ये चीज़ बताओ लोगों को कि नहीं, कि मैं इनके पास जा रहा हूँ, मेरा मेंटल जो स्टेटस है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है, मुझे बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है। आपको कॉन्फिडेंटली बताना चाहिए। ये अवेयरनेस के लिए, दूसरों के लिए भी, और दूसरा कि काफ़ी सारे लोग इनको लेके मतलब कि काफ़ी सारे ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं कि ये पागल है, ये मतलब कि एब्नॉर्मल है। वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं ऐसे लोगों का जो मोरल होता है, कॉन्फिडेंस होता है, वो डाउन होता है। उनको ये लगता है कि नहीं, मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत है। मुझे मतलब कि दूसरे लोग एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। मुझे लोग नीची नज़र से देख रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों को
आते हैं, काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे हमारे पास आते हैं, तो ये लोग हमसे पहले क्वेश्चन ये पूछते हैं, "मैम, मैं यहाँ पे आपके पास आया हूँ, तो क्या ये हमारी बात किसी और को पता चलेगी? हमारी डिटेल किसी और को के साथ शेयर होगी?" तो सबसे पहले तो आपको हम ये बता दें कि जब आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हो, कोई थेरेपिस्ट के पास जाते हो, तो आपकी सारी चीज़ें एक गोपनीय रहती है, सीक्रेट रहती है। हम किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं कि हाँ, कि ये इंसान ये यहाँ पे रह रहा है, ये है, उसको ये दिक्कत थी, नहीं। हम वही चीज़ बताते कि ओके, मतलब कि इस तरह का पेशेंट था, मतलब कि प्रॉब्लम थी पेशेंट को, आफ्टर ट्रीटमेंट ये उसमें इम्प्रूवमेंट आया है। जो आप मोटिवेशन बन सकता है, आपको दूसरों को बताना चाहिए, सबके साथ शेयर करना चाहिए, जिसके मतलब कि जिसकी वजह से सबको अवेयरनेस आए। तो मैं तो ये मानूँगी कि आपको बताना चाहिए, कॉन्फिडेंटली बताना चाहिए कि हाँ, कि मैं जा रहा हूँ। छुपाने की बात नहीं है इसमें, कोई गलत चीज़ भी नहीं है, शेम चीज़ भी नहीं है ये। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया मैम आपने अभी जैसे बताया कि एक पेशेंट को अगर वो जा रहा है किसी डॉक्टर या साइकियाट्रिस्ट के पास, तो उसको अब बहुत ही अच्छे से अपनी बातें बतानी चाहिए, अपने परिवार को भी अपनी बातें बतानी चाहिए कि उसके साथ ये चीज़ हो रहा है। दूसरा मैंने अभी जस्ट ये भी पढ़ा था कि हमारी गवर्नमेंट ये अलाउड नहीं करती है कि हम किसी को पागल बुलाएँ। तो उस पर से मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि क्या लोग इतने अवेयर हैं ये सारी चीज़ों को लेकर, वो सच में डॉक्टर के पास जाते हैं? वो मतलब ये चीज़ एक्सेप्ट करना चाहते हैं या वो एक्सेप्ट कर लेते हैं? बहुत सारे लोग कि हाँ, मुझे ये इश्यूज़ हो रहा है, तो मुझे जाना चाहिए। आपके अकॉर्डिंगली आपको क्या लगता है? अ, मेरे अकॉर्डिंग अगर देखने जाए तो काफ़ी सारे पेशेंट मतलब कि आ रहे हैं, मतलब कि अवेयरनेस आ रही है। लेकिन जो खुद को एक्सेप्ट करने की चीज़ होती है कि नहीं मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उनको थोड़ा शुरुआत में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि नहीं ये मुझे प्रॉब्लम है। क्योंकि उनको सडनली लगता है कि नहीं ये चीज़ मेरे साथ ही क्यों हुई है? मैं ही क्यों इसे सफ़र कर रहा हूँ? ये सारी चीज़ें उनको फेस करने को मिलती है। थॉट्स उनके ज़्यादा वो होते हैं। मोस्टली देखने जाए तो उनको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। अगर आपको ट्रीटमेंट सही करनी है, अगर आपको रिकवरी चाहिए, आपको पॉज़िटिव रिस्पॉन्स चाहिए तो देखने जाए तो सबसे पहले ये होता है कि आपको खुद को वो चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि मुझे ये दिक्कत है। अगर आपका खुद का एक्सपेक्टेशन नहीं है, मतलब कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो जो भी ट्रीटमेंट करोगे फर्स्ट से लेके लास्ट तक उसमें उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप एक्सेप्ट करते हो कि नहीं, मुझे ये दिक्कत है, मुझे इसमें से निकलना है, तो डेफ़िनिटली 100% रिज़ल्ट मिलता है। दूसरा कि काफ़ी सारे लोग ये वर्ड यूज़ करता है कि ये इंसान पागल है, इसको ये इंसान इसके पास जा रहा है मतलब कि डेफ़िनिटली ये पागल होगा। मैं ये पहले आपको क्लियर कर दूँ कि अगर कोई अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए किसी के पास जा रहा है, किसी एक्सपर्ट के पास जा रहा है, तो एज़ अ गवर्नमेंट पॉलिसी में अगर देखने जाए तो अभी हमारे जो नरेंद्र मोदी है पीएम, उन्होंने अभी ये रूल्स बना दिया है कि ऐसे कोई भी इंसान को आप पागल नहीं बोल सकते। उनके लिए पर्टिकुलर वर्ड इस्तेमाल किए हुए हैं, जैसे कि स्पेशल क्राइटेरिया में देखने जाए या मेंटल हेल्थ में तो दिव्यांग से आप उसको संबोधित कर सकते हैं, आप उसको पागल नहीं बोल सकते। अभी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर टेंस्ड रहते हैं। तो आपको क्या लगता है वो क्यों क्या ऐसी चीज़ें उनके साथ होती है जिस वज़ह से वो ये सारी चीज़ें फेस करते हैं? अ, क्वेश्चंस आपने जो पूछा वो सही है। एक्चुअल में हमारी जो अभी की रूटीन लाइफ है, अगर उसको देखने जाए और हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनकी रूटीन लाइफ देखने जाए, आप देखना दोनों में काफ़ी वेरिएशन है। उन लोगों को उतना ज़्यादा मेंटल हेल्थ या फिर मतलब उतना फेस करने को नहीं मिलता। अभी वो टेक ज़्यादा चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो लाइफ़स्टाइल है वो सबसे पहले इफ़ेक्ट करता है। दूसरा एक फाइनेंशियल क्राइसिस, दूसरा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पुअर हमारा जो मतलब कि नॉलेज होता है, एजुकेशन क्राइटेरिया होता है, काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलते हैं एजुकेशंस में समझ मतलब कि अवेयरनेस नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। दूसरा कि कॉन्फिडेंस लेट डाउन, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि सोशल मीडिया। अभी के जो क्राइटेरिया में अगर देखने जाए तो एडल्ट और टीनेजर्स ये मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं।
जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये सारे जो हमने पहले जो पॉइंट बोले वो तो है, उसके साथ साथ सोशल मीडिया कि इंस्टाग्राम हो गया, स्नैप हो गया, सबको अपनी डेली रूटीन लाइफ शेयर करनी है। आज नहीं किया यार मैंने तो नहीं किया, पता नहीं क्या हो जाएगा, तो उसके साथ बहुत ज्यादा अटैच है। गेमिंग जोन बच्चों में अभी पेरेंट्स का ये होता है कि मेरा बच्चा बहुत ज्यादा मतलब कि हाइपर है, भाग रहा है, सुन नहीं रहा, क्या करना चाहिए, तो वो क्या करते हैं, फोन दे देते हैं या फिर टीवी चला के दे देते हैं, घर के अंदर रखते हैं, बाहर नहीं भेजते हैं। तो वो सारी चीजें हमारी कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट होती है, और इसमें सबसे ज्यादा अभी सफर कर रहा है तो टीनेज और एडल्ट। और अभी देखने जाए तो छोटे बच्चे भी अभी उस क्राइटेरिया में आने लगे, क्योंकि आफ्टर कोविड के बाद जब कोविड हुआ तो जो क्राइटेरिया था वो लिमिटेड हो गया। बच्चे बाहर कैसे जाए, क्योंकि पेरेंट्स को ये डर था अगर बच्चा मेरा बाहर जाएगा तो उसको ये बीमारी हो जाएगी, वो इफेक्टेड हो जाएगा। उसकी वजह से काफी सारे बच्चे जो होते हैं उनमें बिहेवियर इश्यूज आना स्टार्ट हो गए, हाइपर होना स्टार्ट हो गए, अग्रेसिवनेस होना, मतलब कि शो करते हैं, गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी चीज में इरिटेट होते हैं। तो ये सारी चीजें हम मेंटल हेल्थ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लोर कम हो गया और लिमिटेड क्राइटेरिया हो गया। हमको एक बोले ना कि पहले की पुरानी कहावत थी कि मेंढक कुएं के अंदर ही ज्यादा सेफ फील करता है, वो वाला। तो अभी मेंटल हेल्थ क्राइटेरिया जो बढ़ा है, उसके केसेस बढ़ रहा है, तो ये जो हमने पहले डिस्कस किया कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, एक्सप्लोर कम हो गया है बच्चों को, मतलब कि सोशलाइजेशन कम हो गया है जिसकी वजह से कम्युनिकेशंस नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें हम इंक्लूड कर सकते हैं मेंटल हेल्थ के अंदर, और इसमें अवेयरनेस आना बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा बच्चों को लेके, एडल्ट को लेके, टीनेज को लेके। अभी जैसे कि आपने बात बताई, ये चीज़ के बारे में मैंने बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखा है कि पेरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि भाई मेरा बच्चा मेरी सुन नहीं रहा है, वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है? या ये बड़े होके पेरेंट्स को भी ये चिंता होती है फ्यूचर में क्या करेगा? ये हमारी तो सुन नहीं रहा है, ये बाहर जाके क्या ही मतलब क्या ही कर पाएगा? तो इसके जो भी ये भी जो भी सारी चीज़ें हैं, तो उसमें पेरेंट्स की क्या भूमिका है? वो लोग उस चीज़ में गलत है या नहीं है, या उनको क्या करना चाहिए एज़ अ पेरेंट्स? एज अ पेरेंट्स देखे तो उनको, मतलब कि काफी सारे पेरेंट्स को ये होता है कि हमारा बच्चा सुन नहीं रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन है, काफी सारे हमारे पास केस आते हैं, उनमें पहले ये बोलते हैं बच्चा हमारा सुन नहीं रहा, हम जो बोलते हैं, हम जो कमांड देते हैं उसका पूरा ऑपोजिट करता है। वो बच्चा क्यों कर रहा है वो सबसे पहले तो जानना जरूरी है। दूसरा कि बच्चे का कंपैरिजन बहुत ज्यादा होता है, कि पहले के टाइम पे पेरेंट्स काफी ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, हमारे टाइम में तो हमने ये करते थे, वो करते थे, लाइक हम पढ़ाई में ऐसे थे, हम एक्टिविटी में ऐसे थे। लेकिन अगर आप देखो तो आपका टाइम और बच्चे का टाइम, मतलब कि अभी का जो गैप है वो बहुत डिफरेंट है। हमारे जो पेरेंट्स थे उनका जो टाइम पीरियड्स था उसमें चीजें अलग थी, और अभी के जो बच्चे हैं उनकी चीजें डिफरेंट है। उनकी कैपेसिटी, उनकी स्किल्स, उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपको चीजों को समझना पड़ेगा कि मेरा बच्चा, मतलब कि उसकी सबसे ज्यादा स्किल्स किसमें सबसे अच्छी है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, वो किस चीज में ज्यादा बेटर है। आप उस पर फोकस करो, ना कि ये कि मेरे बच्चे में क्या कमी है। अभी के पेरेंट्स ये करते हैं, मेरा बच्चा ये नहीं कर रहा, मेरा बच्चा दूसरे के कंपेरिजन, दूसरा बच्चा मानो कि ड्राइंग बहुत अच्छी बनाता है तो बोलता है ये इसका बच्चा तो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है, मेरा बच्चा तो, उसको सीधी लाइन भी खींचनी नहीं आती है। लेकिन आप ये देखो कि वो बच्चा ड्राइंग कर रहा है लेकिन आपका बच्चा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में काफी अच्छा है, तो आप उसमें उसको मोटिवेट करो, आप उसमें उसको गाइड करो, उसकी जो स्किल्स है, उसकी जो इंटरेस्ट है उस पे। अभी के पेरेंट्स अपनी जो इच्छाएं होती है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नहीं हमने ये नहीं किया तो बच्चे को ये करना चाहिए, वो ज्यादा थोपते हैं। अपनी इच्छाएं, अपनी उम्मीदें, अपने जो सपने हो बच्चों पे मत थोपो, बच्चे को अपने हिसाब से ग्रोथ करने दो। आप मार्क करो कि बच्चा सबसे आगे मेरा कहाँ पे जा रहा है, आपको वहीं पे उसको गाइडेंस करना चाहिए। काफी सारे पेरेंट्स जैसे कंप्लेन है, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि एक केस आया था मेरे पास। बच्चा एकदम नॉर्मल था, उसको कोई दिक्कत नहीं थी, जब असेसमेंट के लिए आया था तब,
कि वो पेरेंट्स ये बोलते थे पता नहीं मेरा बच्चा है ना घर में चीजों में बहुत गुस्सा करता है, हमारी सुनता नहीं है, चीजें फेंक देता है, या फिर हम जो बोलते हैं उसमें रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो जब पूरा असेसमेंट किया तो मतलब कि चीजें घर में ही प्रॉब्लम हो रही थी। स्कूल का बिहेवियर पूछा, बाहर का तो एटलीस्ट हम आगे बात करेंगे कि एक्चुअल में कहाँ पे प्रॉब्लम है। स्कूल में पूछा तो वहां पे बोला कि नहीं, बच्चा काफी सारी चीजों में तो बहुत एक्टिव है, सही है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दिक्कत वहां पे आ रही है कि जब किसी के साथ सोशलाइज होना है तो वो गुस्सा करता है। तो पेरेंट्स से जब पूरा असेसमेंट किया तो पता चला कि वो पेरेंट्स बच्चे को बहुत सेफ जोन में रखना चाहते थे कि बच्चा हमारे पास ही ज्यादा रहे, हम ही उसके फ्रेंड है, हमें उसकी फैमिली है। नहीं, फिर मैंने उनको 1 हफ्ते का टास्क दिया कि आप बच्चे को बाहर लेके जाओ, उसके सेम एज के ग्रुप के साथ बच्चे को खेलने के लिए भेजो, वीकेंड में 1 दिन बच्चे को थोड़ा ट्रैवलिंग के लिए लेके जाओ, कहीं बाहर उसको खाने के लिए उसकी पसंद की चीज जो चीज होती है वहां पे लेके जाओ। 1 हफ्ते के बाद जब वो आए मेरे पास तो मैंने पूछा, उनका पूरा फिर से असेसमेंट किया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा बच्चा अभी बहुत सही है। फिर मैंने बोला कि ये दिक्कत कहाँ, मैंने उनसे पूछा, बोला कि आपको क्या लगा कि ये सारी चीजों को देख के, तो बोले कि गलती हमारी थी कि हमने ये सोचा कि हमारा बच्चा जो है वो हमारे साथ बहुत खुश है, हम ही उसके फ्रेंड हैं, हम ही चीजें हैं, लेकिन ऐसी चीजें नहीं होती है। बच्चे को कंट्रोल मत करो, बच्चे की चीजों को समझो, उसकी कैपेसिटी को समझो, उसकी स्किल्स को समझो, उसको मोटिवेट करो, उसको सोशलाइज होने दो। तो मतलब कि आपको जो बच्चे में अभी काफी सारे मेंटल रिलेटेड चीजें फेस करने को मिलती है वो नहीं मिलेगी, बिहेवियर रिलेटेड चीजें होती है वो कम देखने को मिलेगी। दैट्स ओके। दूसरी चीज़ मैंने ये पढ़ा भी है कि लाइक जैसे बच्चे होते हैं, तो उनकी भी एक एज होती है कि जब से बच्चा जन्म लेता है, तब से लेकर 17 साल तक। तो मैंने कहीं पे ये चीज़ भी पढ़ा था कि हर एज में पेरेंट्स को उसके साथ जो बिहेवियर है वो चेंज करना पड़ता है। हुँ। तो एज़ आप इस चीज़ के बारे में जानते हो या एज़ अ साइकोलॉजिस्ट आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि कौन-सी एज में बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए हमें? ये एकदम परफेक्ट क्वेश्चंस है। काफ़ी सारे पेरेंट्स मतलब कि पूछते हैं कि क्या करना चाहिए ऐज के अकॉर्डिंग बच्चे के साथ। जैसे कि देखो तो पहले के टाइम में 5 साल तक जो बच्चा होता था, घर के अंदर ही रहता था। मतलब कि फैमिली है, सोसाइटी है, उनके जो सेम ऐज के बच्चे होते हैं, उनके साथ ज़्यादा खेलता था, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता था। तो उनकी जो मेंटल हेल्थ थी, फिज़िकली, मेंटली जो उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, वो बहुत सही होता था। तो जब बच्चा छोटा है मतलब कि 5 साल तक का बच्चा है, तो आप उसके साथ एक बच्चे की तरह बिहेव करो। लाइक काफ़ी सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं बच्चा बहुत चिल्लाता है। बच्चा चिल्लाता है मतलब कि एक्साइटमेंट में चिल्लाता है, वो खुशी अपनी ज़ाहिर करता है। उसके इमोशंस के साथ जैसे आप बच्चे के साथ बच्चा बन के रहते हो, तो 2 चीज़ें होती है कि बच्चे को आप जो सिखाना चाहते हो या फिर आपको जो ट्रैक पे बच्चे को सही सिखाना है, वो सही जाएगा। दूसरा कि आप खुद अपना मतलब कि बचपन जी सकते हो। फिर आता है जब 11-12 ईयर के जो बच्चे होते हैं, उनके साथ आपको एज़ अ फ्रेंड लाइक अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है, तो आपको गुस्सा नहीं करना है, चिल्लाना नहीं, उसको पनिशमेंट के तौर पे काफ़ी सारे ऐसे होते हैं कि रूम में बंद कर देते हैं या फिर मारते हैं, करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। उसमें क्या होता है कि बच्चा चीज़ें न्यूरोलॉजिकली डेवलपमेंट स्टार्ट हो आफ्टर 5 इयर्स के बाद जो बच्चा होता ओके। है, उनका न्यूरोलॉजिकली डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो ऐसे बच्चे को पता चलता है कि ये इंसान ने मेरे सामने गुस्सा किया, हाथ उठाया, तो वो चीज़ अडॉप्ट करता है और वही चीज़ जब कहीं बाहर होता है या फिर सेम बिहेवियर कोई करता है, तो वो बच्चा वही रिएक्ट करता है। तो नहीं, अगर आपको बच्चा कोई गलत चीज़ कर रहा है, तो आपको पनिशमेंट के तौर पे मतलब कि ऐसी पनिशमेंट सिलेक्ट करनी चाहिए जो बच्चे को रियलाइज़ हो कि नहीं मेरी यहाँ पे गलती हुई है। दूसरा कि अगर बच्चा सही किया है तो उसको रेनफोर्समेंट दो। अभी के पेरेंट्स क्या बोलते, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट जो बोलते हैं। अभी के पेरेंट्स से बोलते हैं अब अगर आपने ये चीज़ अच्छे से कर ली ना तो मैं ये चीज़ आपको लाके दूँगा। फिर क्या करते हैं पेरेंट्स भूल जाते हैं कि हाँ, फिर हुँ। बच्चे को ये दिमाग में नहीं है तो हर बार कमिटमेंट करते, हर बार भूल जाते हैं। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए कि अगर आप जिस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो बच्चे को सिखाने की, तो अगर आप कमिटमेंट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो मैं ये बोलूँगी कि आप कमिटमेंट मत करो सबसे पहले, हुँ। क्योंकि बच्चे में वो ट्रिगर होता है, वो उम्मीद होती है कि नहीं ये चीज़, तो बच्चा बहुत सही चीज़ें करेगा।
आफ्टर 12 ईयर के बाद बच्चे में चीजें जो होती है सीखने की, मतलब कि 12 ईयर के बाद बच्चे का एक मैच्योर लेवल स्टार्ट होता है, जैसे कि एक मेल और फीमेल है तो ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्शंस भी होता है। तो एज अ पेरेंट्स सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि बच्चे को क्या सही है क्या गलत है वो चीजें बताओ। दूसरा कि अगर कोई बच्चा आपसे कोई क्वेश्चंस कर रहा है तो उसका सही लॉजिकली आंसर दो। ये चीज मत बोलो कि जब आप हमारी एज में आओगे तब आपको पता चलेगा, नहीं। काफी सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि बच्चा पता नहीं हमारा कहाँ से ये चीज सीख के आया। बच्चा सीख के नहीं आता है, बच्चे आपके पास क्वेश्चंस पूछा, आपने सही आंसर नहीं दिया, इसलिए उसने बाहर चीजों को ढूंढा। बाहर ढूंढा तो मतलब कि कुछ ऐसा जरूरी नहीं कि हर चीज बाहर सही ही मिलेगी उसको। बच्चा सबसे ज्यादा ट्रस्ट पेरेंट्स पे करता है, फैमिली पे करता है। तो जब भी आपको बच्चा कुछ पूछ रहा है या फिर बात कर रहा है, कोई क्वेश्चंस कर रहा है, तो आप उसका सही लॉजिकली और एकदम रिलैक्सली काम होके उसका क्वेश्चंस सुनो, आंसर करो। दूसरा कि जब आप मतलब कि काफी सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि बच्चे ने गलती की है तो हमको बताता नहीं है। क्यों नहीं बताता, ये क्वेश्चंस आपको होगा। क्यों नहीं बताते? क्योंकि सबसे ज्यादा ये होता है कि बच्चा डरता है पेरेंट्स से, कि एक ट्रिगर होता है ना कि दिमाग में ये चीजें होती है कि नहीं अगर मैंने बताया तो पनिशमेंट मिलेगी। नहीं, लेकिन आप एक बार बच्चे के साथ रिलैक्स हो, उसके साथ रिलैक्स एज ए फ्रेंड आप जो भी चीजें करते हो एकदम कॉन्फिडेंटली कि हाँ, कि नहीं अगर आप गलती भी करोगे कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझसे आके बात करो, तो बच्चा कॉन्फिडेंट होता है। ओके, 18 साल के बाद तो एक टीनेज क्राइटेरिया स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे ज्यादा पेरेंट्स को ये दिक्कत होती है कि हम एज जो टीनेजर होते हैं उनको कैसे गाइड करें। ओके, तो उस टाइम पे आपको एज अ फ्रेंड बिहेव करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ, काफी सारे पेरेंट्स बोलते हैं रोक टोक ज्यादा होती है, रोक टोक करनी जरूरी है। अगर बच्चा गलत कर रहा है तो ओके, आप उसको वहीं पे समझाओ कि ये चीज गलत है। लेकिन आप चार इंसान के बीच में जो टीनेज होते हैं उनको ये चीज गलत लगती है कि हमारी इंसल्ट कर दी दूसरों के सामने। नहीं, अगर कहीं गलत कर रहा है बच्चा, आप एट द टाइम जो टीनेजर बच्चे होते हैं 18 साल के बच्चे या बड़े, तब उनको एट द टाइम वहीं पे इंसल्ट मत करो या फिर उनको वहीं पे डांट मत लगाओ। आप अकेले में घर पे एक टाइम देख के बच्चे को समझाओ कि आपका बिहेवियर आज यहीं पे ये चीज गलत थी, आपको ये चीज इस तरह से बिहेव करना चाहिए था, आपको इस तरह से रिएक्ट करना चाहिए था। तो एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है टीनेज बच्चों में। बहुत ही अच्छे से आपने पेरेंटिंग वाला पार्ट कवर किया मैम। दूसरी ये चीज़ पूछना था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तनाव भरा माहौल में रहते हैं या फिर वो स्ट्रेस फील करते हैं। तो क्या स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी की वज़ह से वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं? क्वेश्चंस जो आपने पूछा वो एंग्जाइटी और स्ट्रेस, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एज अ नॉर्मल अगर पर्सन हम है तो जैसे आप है मैं हूँ, डेली रूटीन में थोड़ा बहुत हमको स्ट्रेस रहता है बिकॉज ऑफ हमारा स्लीपिंग पैटर्न चेंज होता है, हमारा डाइट चेंज होता है, या फिर अभी की जो फास्ट लाइफ होती है उसमें काफी सारे लोग ये वर्ड यूज करते हैं कि मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है। स्ट्रेस होता किस रीजन से? सबसे पहले तो कि अपना मतलब कि जो वर्कलोड है, सोने की जो पैटर्न है वो चेंज हो गई है। हमारा खाने पीने का जो डाइट चार्ट होता है जो पहले के कंपैरिजन में अभी देखने जाए, हम खुद सेल्फ चेक करें तो काफी चेंज हुआ है। दूसरा कि छोटी छोटी चीजों को लेके बहुत ज्यादा थिंकिंग करना कि लाइक अभी मैं कुछ कर रहा हूँ, उसके कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो पता नहीं इसके बाद लोग क्या मतलब कि रिएक्शन होगा, या फिर मेरा जो काम है उसको देख के लोग क्या सोचेंगे, बहुत ज्यादा मतलब कि सोचने लगता है। तो एक तरह से देखने जाए तो ये सारे सिम्टम्स है कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन की तरफ लेके भी जा सकते हैं, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है। क्योंकि हमारा जैसे बॉडी में अगर आपको जुकाम हो रहा है तो जुकाम होगा तो तुरंत आपको दूसरे भी साइड इफेक्ट्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे ही डिप्रेशन में भी होता है कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना स्टार्ट हो गया तो आपका पूरा रूटीन पैटर्न जो होता है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। एंग्जाइटी भी होती है, काफी सारे लोगों को एंग्जाइटी होती है। एग्जैक्टली एंग्जाइटी क्या होता है ये भी किसी को पता नहीं होता है, बस यही बोलते हैं बस मुझे एंग्जाइटी हो रही है। एंग्जाइटी में होता क्या है? मुझे डर लग रहा है,
डर इज़ अ नॉट अ नेसेसरी कि वो एंग्ज़ायटी ही है। एंग्ज़ायटी में एक्चुअल में क्या होता है कि हमें डर तो लगता है लाइक किसी चीज़ को लेके जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो वो तो होता ही है, माइनर। लेकिन हमारी जो साँस होती है वो एकदम से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, हमारे हार्ट हार्ट रेट है, पल्स हमारी वो बढ़ने स्टार्ट होते हैं, स्वेटिंग होता है, हमको ऐसे लगता है कि नहीं कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, घबराहट सी होती है, पसीना छूटता है, इट्स एंग्ज़ायटी। ये बेसिक सिम्पटम्स है जो किसी को होता है वो ये चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करके पता कर सकते हैं कि हाँ, मुझे एंग्ज़ायटी है। दूसरा कि जैसे आपने बोला कि क्या स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी डिप्रेशन की तरफ जा सकता है कि नहीं, कि हाँ, अगर सही टाइम पे अगर उस सारी चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं, तो हम डिप्रेशन की तरफ नहीं जा सकते हैं, ओके? अगर नहीं कर पा रहे हो, अगर कोई दिक्कत है और ज़्यादा आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है या फिर अपनी रूटीन लाइफ़ को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और मेंटली डिस्टर्बेंस होना स्टार्ट होता है, तो आपको डेफ़िनिटली एक एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, उनको कंसल्ट करना चाहिए। वो आपको एग्ज़ैक्टली असेस करके बताएगा कि आपको डिप्रेशन है कि नहीं। काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है। लेकिन बोलने के लिए डिप्रेशन नॉट ओनली फॉर वर्ड, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी क्राइटेरिया है, ऐसा मेंटल हेल्थ मतलब की प्रॉब्लम है जो एक्चुअल में जिसको होता है आप उनको जाके पूछोगे तब पता चलेगा कि वो इंसान क्या फील करता है। ऐसे ही हम वर्ड यूज नहीं कर सकते कि मुझे डिप्रेशन हुआ, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, ये हो रहा है। तो सबसे पहले तो डिप्रेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। डिप्रेशन किस किस वजह से होता है, ओके? जैसे कि आपका मतलब कि एडिक्शन, जैसे कि अल्कोहल है, स्मोकिंग है, या फिर कोई भी अनदर एडिक्टेड, क्योंकि अभी काफ़ी सारे ऐड हो गए एडिक्शन के अंदर पॉइंट। दूसरा है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो। आपके थिंकिंग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, ओके? जब फ़ोकस करते हो कोई वर्क पे आप नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। दूसरा कि आपका स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो गया है, कंटिन्यूअसली आप सो नहीं पा रहे हो, जैसे कि हमारे एज़ अ नॉर्मल इंसान की 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। अगर वो इंसान की 7 से 8 घंटे से भी बहुत कम है और फ्रीक्वेंटली ये चीज़ें हो रही है, स्लीपिंग पैटर्न चेंज हुई है तो। दूसरा कि उसका जो डाइट है, पहले हेल्दी ले रहा है, सडनली अनहेल्दी डाइट स्टार्ट हो गया उसको कहीं न कहीं, मतलब कि कुछ भी जंक फूड है या फिर कुछ भी खा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा खाना स्टार्ट कर दिया, फिर बहुत कम कर दिया है। अ, दूसरा कि उसको कंटिन्यूअसली ये फ़ील होता है कि मैं होपलेस हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं सही से जो काम कर रहा हूँ उसमें भी फ़ोकस नहीं कर पा रहा हूँ, वो भी काम बिगड़ रहा है। और ये सारे सिम्पटम्स अगर कंटिन्यूअसली 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा चल रहे हैं या फिर अ, कंटिन्यू ये चीज़ें स्टार्ट है, तो मतलब कि वो इंसान कहीं न कहीं डिप्रेशन्स के सिम्पटम्स उसमें दिख रहा है। ये बेसिक सिम्पटम्स है, अगर आपको ये फ़ील हो रहे हैं और आप आइडेंटिफ़ाई कर लिया और उसके बारे में अवेयरनेस है, तो मैं आपको ये चीज़ डेफ़िनिटली बोलूँगी कि आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएँ, जैसे कि साइकियाट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। आप उनको कंसल्ट करिए और अर्ली इंटरवेंशन में अगर आपकी ट्रीटमेंट होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा वो हेल्प करता है डिप्रेशन से बाहर निकालने में। तो जब ये डिप्रेशन होता है या फिर जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे ही रैंडमली कह देते हैं मुझे एंग्जायटी है या मुझे स्ट्रेस है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। तो जब ये सारी चीज़ें वो ऐसे ही कह देते हैं या फिर वो 2 दिन में ठीक हो जाते हैं, वो नॉर्मल बिहेव करने लगते या हैं। बट एक्चुअली में जिस इंसान को जो भी आपने सिम्पटम्स बताए, अगर वो चीज़ें दिख रही है उसमें, तो एज़ अ परिवार के जो लोग हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अगर वो सारी ये चीज़ें देखते हैं तो? क्या वो एज़ अ पेरेंट्स या एज़ अ भाई-बहन या एज़ अ सिस्टर वो लोग जाकर डॉक्टर से मिले या ना मिले, उन्हें क्या करना चाहिए? वो क्या इनिशिएटिव लें? क्योंकि उनके दिमाग में भी ये चीज़ चल रहा होगा। उनको पता होता है कि हाँ, ये कुछ हुआ, अच्छा ये थोड़ा-सा इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। उनको पता होता है, लेकिन वो नहीं कुछ इनिशिएटिव ले पाते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चंस बहुत सही है और ये चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर किसी इंसान को या कोई फैमिली मेंबर को ये सिम्पटम्स फ़ील हो रहे हैं या फिर वो इंसान खुद ये फ़ील कर रहा है कि नहीं ये काफ़ी दिनों से मेरी पहले के रूटीन के कंपैरिज़न टू ये सारी चीज़ें चेंज हुई है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ कि फैमिली में उसको बताना चाहिए
और दूसरा कि अगर कोई फैमिली मेंबर से बात कर रहा है या फैमिली में बता रहा है, तो फैमिली को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि काफ़ी सारे फैमिली मेंबर्स ऐसे बोलते हैं कि नहीं, ये तो हमारे साथ भी पहले होता था, ये चीज़ नॉर्मल है, हो जाता है, आगे चल के आप ये चीज़ें करो। नहीं, ये चीज़ गलत है। अगर कोई इंसान आपके पास आके अपनी मेंटल स्टेटस की बात कर रहा है, तो आप उनकी बात सुनो, क्योंकि साइकोलॉजिकली देखा जाए तो अगर किसी इंसान अपने मन की बात कर रहा है तो उसको आपको सुनना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंसान को फील होता है कि मतलब कि जो सफर कर रहा है उसको ही पता है कि मैं किस चीज से अभी गुजर रहा हूँ। तो अगर अपने भाई बहन, फैमिली मेंबर या फिर फ्रेंड सर्कल या किसी से भी बात करता है, तो पहले उसकी बात सुनो, उसको एक्सेप्ट करो, उसको सही मतलब कि गाइडेंस दो कि ओके, कि अगर आपको ये दिक्कत है तो चलो हम अभी जो एक्सपर्ट होते हैं उनके पास जाना चाहिए, उनको लेके जाना चाहिए, फैमिली को पूरा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो मेंटल हेल्थ चीज होती है उसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव अगर इफेक्ट देखा जाए तो फैमिली मेंबर और आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर फैमिली ने एक्सेप्ट किया है, फैमिली सपोर्ट कर रही है, तो वो जो इंसान है फैमिली मेंबर, उसको जो दिक्कत आ रही है उसको कॉन्फिडेंट आएगा कि ओके, मुझे जो प्रॉब्लम है वो मेरी फैमिली समझ रही है, उसने एक्सेप्ट किया है, वो उसमें से निकलने का पूरा ट्राई करेगा, 100% अपना एफर्ट डालने का ट्राई करेगा। तो मैं तो ये पॉजिटिवली ये चीज आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर कोई इंसान आपके पास आके बात करता है अपनी मेंटल स्टेटस के हिसाब से कि मुझे ये चीजें काफी दिनों से फेस करने को मिल रही है या फिर मैं फील कर रहा हूँ, तो आप शांति से उसकी बात सुने, उसकी बात को समझने का ट्राई करिए, और उसको, अगर आपको उसके बारे में पता है तो उसको गाइड करिए, लेके जाइए, अगर नहीं है तो आप मतलब कि किसी एक्सपर्ट के पास या अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको सही गाइडेंस देगा। जो थेरेपी रेफर करते हैं वो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। और मैं प्लस पॉइंट में ये बोलूंगी कि फैमिली और फ्रेंड्स और एनवायरनमेंट जो हमारे आसपास का सोशल है, उसको ये चीज एक्सेप्ट करके उसको सपोर्ट डेफिनेटली करना चाहिए। अभी जैसे कि मैंने रिसेंटली सुना है नेशनल क्राइम ब्यूरो के अकॉर्डिंगली हर दिन 28 लोग सुसाइड करते हैं। तो उसका क्या रीज़न है? उसका मतलब कैसे मतलब एक व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है? क्या ये उस वज़ह से होता है या उसके दिमाग में उस टाइम पे क्या चल रहा होता है कि जिस वज़ह से उसको सुसाइड करने की टर्म तक पहुँच जाता है वो? सबसे पहले तो सुसाइड एक जनरली अभी हमारे जो ये टाइम चल रहा है उसमें बहुत सेंसिटिव पॉइंट है, क्योंकि नॉट ओनली फॉर बड़े, छोटे बच्चे भी अभी तो सुसाइड करते हैं, अगर उसका रिजल्ट सही नहीं आया फिर भी सुसाइड करते हैं। या उसको कोई दिक्कत है या फिर गुस्सा है किसी चीज को ले, छोटी छोटी चीजों में लेके भी अभी तो सुसाइड सबसे ज्यादा अभी सबने ऑप्शन बना लिया है कि हाँ, कि मुझे ये, लेकिन ये चीज गलत है। सबसे पहले तो अगर सुसाइड का थॉट्स भी आ रहा है तो उसके सिम्टम्स दिखते हैं। कोई इंसान अगर दो तरह से करता है, पहले तो सुसाइड जो होता है वो दो तरह से करने का ट्राई करता है। एक जो नहीं बोल के तुरंत इमिडिएटली रिएक्ट कर देगा, दूसरा कि ये बता देगा कि ये चाकू है, मैं इससे नस काट लूंगा, ये माचिस है, मैं इसे इसको से जला लूंगा। ये सारे ऑप्शंस काफी सारे हैं। तो दो तरह से, तो जो सुसाइड करने वाला है तो वो इमिडिएटली कर लेता है, वो बताता नहीं है, लेकिन आपको उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो इंसान जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हैं, ओके, ये आप अपने पे मत लेना, ये या जस्ट एग्जांपल है कि ओके, कि अगर आप है तो अगर आपको थॉट्स आ भी रहे सुसाइड के, तो आप शायद कर भी लोगे, ओके, लेकिन जो उसके आसपास का जो सर्कल होता है उसको ये साइन पता होने चाहिए कि इंसान ज्यादातर यही चीज, हार्मफुल चीजों के आसपास क्यों रहता है, ये चीजें बार बार ये चीजें क्यों बोलता है, तो वो सबसे पहले हिंट होती है कि ये इंसान इस चीजों के बारे में क्यों बोलता है। ओके, जैसे आपने बोला कि हर दिन मतलब कि 28 लोग नेशनल ब्यूरो के हिसाब से सुसाइड करता है, तो सुसाइड करने के पीछे काफी सारे रीजंस हैं। मेंटल हेल्थ तो है ही दूसरा, पहले सबसे पहले उसके साथ साथ काफी सारे ऐसे भी पॉइंट है कि हम उसको इग्नोर करते हैं। जैसे बच्चे हैं तो बच्चों में बुलिंग सिस्टम ज्यादा होता है, ओके, कि बच्चे अब बहुत ज्यादा बुलिंग होता है तो वो भी कहीं ना कहीं उसका मेंटल एक स्टेटस जो होता है वो
डाउन होता है। वो ये डरता है कि मैं घर पे कैसे बताऊँ, अगर मैं किसी को बताऊँगी या बताऊँगी तो वो कैसे सोचेंगे? तो वो ये सोचता है कि ओके, इससे बेटर है मैं अपने आप को ही खत्म कर लेता हूँ, तो ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँगी। हुँ। दूसरा होता है कि उनका जो मतलब कि नॉट ओनली फॉर चाइल्ड, बड़े भी हैं तो उनका फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है, रिलेशन को लेके प्रॉब्लम होता है, सोशली जो फैक्टर होते हैं हमारे, जितने भी सोशल फैक्टर, वो भी इफ़ेक्ट करते हैं। कहीं न कहीं वो फिर लॉन्ग टर्म अगर कोई इंसान ट्रीटमेंट ले रहा है, मेंटली या फिज़िकली उसको बीमारी है और लंबे टाइम से वो ट्रीटमेंट ले रहा है, लेकिन उसको नहीं फ़र्क पड़ रहा है या फिर वो उसको झेल नहीं पा रहा है, फिर भी वो सोचता है या फिर वो करता है सुसाइड। तो ये सारे जो काफ़ी सारे फैक्टर हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं सुसाइड को, मतलब कि वो सुसाइड करने का ट्राई करते हैं। अभी के टाइम में अगर देखने जाए तो आपने देखा हो तो कोविड के बाद रिसेंटली अभी पिछले मतलब कि 2023 में 10th का जो एग्ज़ाम खत्म हुआ उसके बाद हमारे जो एरिया है उसके आस-पास में 2 बच्चे का मतलब कि ये रीज़न आया कि आज पेपर सही नहीं गया। घर जाके पता नहीं कैसे मतलब कि पेरेंट्स को बताया। वो घर नहीं गए, सीधा मतलब कि वो जंप कर दिया, सुसाइड किया। ये बिना सोचे कि पता नहीं घर पे जाएँगे तो क्या, ये नहीं सोचा कि शायद घर पे जाएँगे तो पेरेंट्स डाँट नहीं भी लगाएँगे, ओके? तो ये सोच लेता है। दूसरा कि जो बड़े बच्चे होते हैं उनको कुछ चीज़ें गलत लगती है। काफ़ी सारे पेरेंट्स होता है कि उनको 4 लोगों के बीच में भी अगर डाँट लेते हैं, तो भी उनको लगता है कि मेरा ईगो मतलब कि जो उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, उनको लगेगा यार मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट तो ठेस पहुँच गई है। ये चीज़ गलत ही है। ये पेरेंट्स ने गलत कर दिया, ये इन लोगों ने गलत कर दिया है, ये हर बार मेरे साथ ही क्यों चीज़ें होती है। तो कहीं न कहीं नेगेटिव थॉट्स की वज़ह से, वो बुलिंग के सिस्टम की वज़ह से ये चीज़ें हाइलाइट होती है और सुसाइड ज़्यादा होता है। अगर हम टॉपिक पे देखने जाएँ तो सुसाइड रिलेटेड डिस्कस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जो मतलब कि अवेयरनेस के लिए अभी काफ़ी चाहिए। अभी हेल्पलाइन नंबर भी स्टार्ट हुई है। जीवन आस्था करके है हेल्पलाइन, जो ये ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं। ऐसे काफ़ी सारे केस हैं जो सुसाइड रिलेटेड उन्होंने सॉल्व किए, इमीडिएटली सुसाइड होते हुए बचाया है। जो इंसान सुसाइड करने गया और सडनली उन्होंने बचाया है। मतलब कि अगर आपको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, तो इस तरह की जो हेल्पलाइन नंबर होती है, आप उसका कॉन्टैक्ट करें, उनसे काउंसलिंग कराएँ या फिर किसी एक्सपर्ट के पास जाइए और उसका मतलब कि गाइडेंस ले और अपना जो मेंटली स्टेटस है, उसको चेंज कर सकते हैं पॉजिटिवली। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो अभी जस्ट आपने जैसे बात किया कि सुसाइड हेल्पलाइन के बारे में, तो मैं चाहूँगी कि आप मेरी जनता को बताएँ कि उसके बारे में थोड़ा-सा ब्रीफ करें। अ, जैसे मैंने पहले आगे के टॉपिक में बोला कि इस तरह की हेल्पलाइन बहुत ज़्यादा काम कर रही है। नॉट ओनली फॉर सुसाइड, मेंटल हेल्थ रिलेटेड आपको कोई भी इश्यूज़ है या फिर आपके डेली रूटीन में भी अगर कोई प्रॉब्लम फेस आउट करने को मिल रही है या फिर आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे या फिर आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप जीवन आस्था करके एक हेल्पलाइन नंबर है, जो ये गुजरात में उसका हेडक्वार्टर है, लेकिन ये ऑल इंडिया वर्क करती है। इसमें हर तरह की लैंग्वेज अवेलेबल है। आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से आप उनसे कंसल्टिंग कर सकते हो। ये सारी चीज़ें टेलीफ़ोनिक होती है या फिर मेल थ्रू होती है, जिसमें आपकी सारी डिटेल गोपनीय रहती है, एक-दूसरे के साथ शेयर भी नहीं होती है और आपको इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए। मैं ये डेफ़िनिटली बोलूँगी कि आपको इस तरह की हेल्पलाइन डेफ़िनिटली यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, वो सफल भी होती है, असफल भी होती है। तो कई बार वो नकारात्मक थॉट्स उनके दिमाग में आते हैं या फिर वो कुछ गलत चीज़ें करने लगते हैं। तो क्या ये भी एक मेंटल हेल्थ का पार्ट है? हाँ, हम इसको मेंटल हेल्थ का पार्ट एक तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं अगर आप फेल होते हो किसी काम को लेके या फिर अपने कोई भी गोल को लेके, तो डेफ़िनिटली थोड़ी टाइम के लिए आपको नेगेटिव मतलब कि थोड़ा सैडनेस फ़ील होगा, होपलेस फ़ील होगा।
तो अगर ये चीज़ें आपको फ़ेल करती है और ये सारे थॉट्स आते हैं, तो कहीं न कहीं आप मेंटल हेल्थ की तरफ मतलब कि डिस्टर्बेंस की तरफ जा सकते हो। लेकिन ये बहुत रेयर देखने को मिलता है, काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि इसमें से निकल जाते हैं और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इसको अपनी जो मतलब कि जो असफलता है उसको नहीं मतलब कि सहन कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ उनको देखने को मिलते हैं। बोल सकते हैं हम उनको कि हाँ, ये मतलब कि मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग उनको इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि मैम आपने आगे बताया था जो भी नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके बारे में, उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में। तो मैंने स्पेशल बच्चों के बारे में भी बहुत सुना है। तो आप जस्ट मुझे बता सकते हैं कि स्पेशल बच्चे या स्पेशल चाइल्ड किसे कहा जाता है या फिर वो कैसे होते हैं? जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा वर्क बच्चों पे ज़्यादा रहता है। तो जो स्पेशल बच्चे होते हैं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हाँ, यही स्पेशल बच्चा है या फिर ये, लेकिन उसको स्पेशल तभी बोलते हैं जब वो उस तरह के सिम्पटम्स या फिर उस तरह की प्रॉब्लम्स उसमें हाइलाइट होती है, तभी वो क्राइटेरिया में हम उसको मेंशन करते हैं। उसमें जैसे कि ऑटिज़्म है, एडीएचडी है, सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे हैं, बिहेवियर रिलेटेड प्रॉब्लम है, लर्निंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, हियरिंग इम्पेयरिंग वाले जो बच्चे होते हैं या फिर विजन्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे हमारे जो 21 डिसेबिलिटी है, अभी पहले जो था अभी रिसेंटली हमारे गवर्नमेंट ने 21 डिसेबिलिटी को इंक्लूड किया है, जिसमें काफ़ी सारे डिसेबिलिटी पे भी काम चल रहा है। ये जितनी भी डिसेबिलिटी है वो क्राइटेरिया में मेंशन किया हुआ है, जिसमें ये स्पेशल डिसेबिलिटी, ऑटिज़्म, एडीएचडी तरह की मतलब कि स्पेशल बच्चों में देखी जाती है। तो इस तरह के अगर सिम्पटम्स, ये ऑटिज़्म के सिम्पटम्स किसी बच्चे में दिखते हैं या फिर एडीएचडी के किसी में दिखते हैं या फिर बिहेवियर रिलेटेड इश्यूज़ किसी में दिखते हैं बच्चे में, लर्निंग रिलेटेड दिखते हैं, तो वो ये सारे बच्चे को हम एक स्पेशल क्राइटेरिया में डाल सकते हैं, क्योंकि उनका एक पार्ट ऑफ टेक्निक, ट्रीटमेंट और उनका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, वो अलग तरह से देखा जाता है। जैसे कि एक नॉर्मल बच्चा है, उसको हम आप 1 दिखाओगे तो वो डेफ़िनिटली 1 सीखेगा। लेकिन इस तरह के जो बच्चे होते हैं, उनको अगर 1 सिखाना है या फिर उसको आइडेंटिफ़ाई करवाना है, तो उसको एक अलग तरीके से बताना पड़ता है। जैसे कि पिक्चर्स थ्रू या फिर कोई मतलब कि विजुअल चीज़ें दिखा के या फिर क्रिएटिविटी, जैसे कि सैंड है तो सैंड में उसको फिंगर से ड्रॉ करवा के कि ओके ये 1 है, इस तरह से मतलब कि 1 टू 10 सिखा सकते हैं, आइडेंटिफ़ाई करवा सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे मार्केट में गेम्स आती है, अलग-अलग गेम्स आती है कि उस गेम्स के को इस्तेमाल करके भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा हो कि कलर आइडेंटिफ़िकेशंस, नॉर्मल बच्चा होता है वो कलर आइडेंटिफ़िकेशन ईज़िली कर लेता है, मतलब कि उसको सिखाने के बाद। लेकिन एक जो स्पेशल बच्चा होता है उसको कलर के रिलेटेड कन्फ्यूज़न होता है कि रेड कौन-सा होता है, ब्लू कौन-सा होता है, ग्रीन कौन-सा होता है। तो उसको अगर सिखाना है तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल उसको रेड सिखाना है, तो आप वो सारी चीज़ें रेड, जैसे कि कोई एक चीज़ पर्टिकुलर पहले लो, जैसे कि रेड टोमेटो है, रेड एप्पल है, या फिर रेड के अकॉर्डिंग जो भी मैचिंग चीज़ें होती है, वो पहले बच्चों को दिखाते हैं। ये रेड कलर का एप्पल है, ये रेड कलर का टोमेटो है, ये रेड कलर की टी-शर्ट्स है, ये रेड कलर का टॉयज़ है। तो बच्चे को पता चलता है कि ओके कि खेलते-खेलते इस तरह के बच्चों को सिखाया जाता है। तो उनमें इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो स्पेशल टेक्निक से बच्चे को सिखाया जाता है, वो सारे स्पेशल क्राइटेरिया के बच्चों को पर्टिकुलरली एक थेरेपिकल बेस में सिखाया जाता है। उसकी काफ़ी सारी ऐसी टेक्निक है, काफ़ी सारी थेरेपी है, जो एज़ अ थेरेपिस्ट हम मतलब कि अप्लाई करते हैं। अगर हम बात करने जाएँ तो सुबह से लेके शाम हो जाएगी डेफ़िनिटली। किसी दिन हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे, अगर आगे इस तरह का अगर माहौल बना तो। ये मुझे पूछना है मैम कि जैसे कि ये जो जो भी आपने अभी इतना सब कुछ बताया मेंटल हेल्थ के बारे में, तो क्या मेंटल हेल्थ की वजह से हमारी फिज़िकल हेल्थ पे कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है या उसकी वजह से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है? देखो ये क्वेश्चंस एक तरह से देखे जाए तो सही भी है, क्योंकि जनरली देखा जाए तो सारी बीमारी अगर देखने जाए तो मेंटल हमारा स्टेटस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फीवर है और अगर आप सोच रहे हो मुझे फीवर है, फीवर है, फीवर, डेफिनेटली आपको टेम्परेचर बढ़ेगा, आपको डेफिनेटली वो फील ज्यादा होगा, फिर क्या होगा, वीकनेस आने लगेगी, नहीं यार मुझे रेस्ट करने की जरूरत है। वो कब होता है? मेंटल। ओके, तो आपने जैसे बोला कि मेंटल हेल्थ मतलब कि जो है उसकी वजह से काफी सारी बीमारियां आ सकती है, जैसे कि कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती है, क्योंकि मेंटल अगर आपका डिस्टर्बेंस है, मानसिक मतलब कि आप अस्वस्थ हो या फिर मेंटली आप डिस्टर्ब हो, तो आपकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो कम होना स्टार्ट होती है, आपका रूटीन जो होता है वो डिस्टर्बेंस होना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से काफी सारी चीजें आपको जैसे छोटी छोटी बीमारियां स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि एलर्जी, जुकाम है, फीवर है, वो जब बढ़ता जाता है, धीरे 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 करके बढ़ता जाता है। काफी सारी चीजें ऐसी होती है कि वो क्रॉनिकली भी हो जाती है। और जैसे आपने बोला कैंसर, तो हाँ, कैंसर होने के चांसेस भी है, क्योंकि मेंटल स्टेटस अगर आपका डिस्टर्बेंस है, मेंटल हेल्थ आपकी अनहेल्दी है, तो डेफिनेटली इस तरह की गंभीर बीमारियां भी आगे चल के होने के चांसेस 99% है। ये बहुत सारे कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो लोग ये मानते हैं कि नशा करने से हमारा मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, या मैं ये चीज़ करता हूँ या करती हूँ तो मैं बहुत ही अच्छा महसूस करती हूँ। तो क्या ये भी एक वो सच में होता है कि वो नशा करने से उनका मेंटल हेल्थ अच्छा हो जाता है? ये क्वेश्चन अगर हम देखने जाए तो वन टाइप ऑफ एक फनी जैसा भी लगता है, क्योंकि काफी सारे लोगों को ये लगता है कि अगर हम किसी चीज को लेके एडिक्टेड है या फिर नशा करते हैं तो हम बहुत हेल्दी है, हैप्पी है, हम मतलब कि जो प्रॉब्लम आती है हम इजीली उसको सॉल्व कर पाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में आप धीरे धीरे करके अपनी मेंटल स्टेटस को और ज्यादा बिगाड़ रहे हो। अगर आपको मेंटली डिस्टर्बेंस है, कुछ चीजों को लेके प्रॉब्लम है, तो आप कंसल्ट करिए, किसी एक्सपर्ट के पास जाइए। नशा करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर किसी ने बोला यार मुझे मतलब कि नींद नहीं आ रही है काफी दिनों से, मेरा खाना पीना डिस्टर्ब हो रहा है, ये हो रहा है, मुझे मेंटली मतलब कि स्ट्रेस हो रहा है, तो आज मैंने स्मोकिंग कर लिया। काफी सारे ऐसे जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले होते हैं उनमें स्मोकिंग इज अ कॉमन, और उनमें सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ को लेके प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि उनको टास्क कंप्लीट करने के रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, फ्री हुआ ओके स्मोकिंग किया, फिर पूछते हैं स्मोकिंग करने से क्या, बस ऐसे रिलैक्स हो जाते हैं, हमारी जो ब्रेन की जो नसें होती है ऐसे खुल जाती है। वो ये एक तरह से एक गलत चीज है। मैं ये चीज बताना चाहूंगी कि नशा कोई सॉल्यूशन नहीं है आपका मेंटल स्टेटस चेंज करने में। एक ही चीज सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है कि अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो, आप उनसे बात करिए, उनसे अपनी मतलब कि मन की बातें ओपनली शेयर कीजिए। अगर वो नहीं समझ रहे या फिर नहीं सुन रहे, तो एक्सपर्ट तो बैठे ही है, जैसे हम साइकोलॉजिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट है, काउंसलर बैठे हैं, काफी सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं। आप उनके पास जाइए, आप उनसे बात करिए, हम आराम से बात सुनते हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है, और अपना अपना मेंटल हेल्थ भी एकदम हेल्दी, फिट एंड फाइन भी कर सकते हैं और बेटर बना सकते हैं। तो नशा कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं तो यही बोलूंगी कि प्लीज अगर कोई कर रहा है अपनी मेंटल स्टेटस को सुधारने के लिए, तो ना करे तो बेटर है। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे साथ जुड़े और हमें ये सारा गाइडेंस दिया कि मेंटल हेल्थ क्या है, कैसे लोगों पर वो सारी चीजें इफेक्ट होती है, एज अ पेरेंट्स उनको कैसे अपने बच्चों के साथ बिहेव करना चाहिए। ये सारी बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। मैं अपने सभी व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी कि मैम का खुद का रागी रिहैबिलिटेशन सेंटर है, जहाँ पर वो स्पेशल चाइल्ड्स को एज ए थेरेपिस्ट थेरेपी देती है। मैं उनका पूरा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। अगर आपको लगता है कि उस एरिया के आसपास आप अवेलेबल हो, तो प्लीज उनका सेंटर जरूर विजिट करिए। आप सभी लोग इस वीडियो के साथ बने रहे उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।